हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास फाइनमेंट डायग्राम एंड इट्स एप्लीकेशन। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में 10 या 12 मार्क्स के अंदर डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, फील्ड थ्योरी का जो एग्जाम होता है वहाँ पे ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बात करेंगे कि आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो फाइनमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने के जो रूल हैं उस रूल के बारे में पढ़ेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है, किस टाइप से हम स्केटरिंग प्रोसेस को या जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उन सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर किस टाइप से इंटरेक्शन होती है, उनके बीच में स्केटरिंग कैसे होती है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, तो जो फाइनमेंट डायग्राम है इसको फाइनमैन साहब के द्वारा दिया गया था 1948 के आसपास। और इसकी कमाल की बात यह है कि जब फाइनमैन साहब ने ये फाइनमेंट डायग्राम दिए तो खुद फाइनमैन साहब को नहीं पता था कि ये डायग्राम आगे चल के फिजिक्स के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, फिजिक्स के लिए इतना ज़्यादा यूजफुल हो जाएंगे। क्योंकि इन डायग्राम की हेल्प से जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उन सब एटॉमिक पार्टिकल में जो इंटरेक्शन होती है, जो स्कैटरिंग होती है, उस स्कैटरिंग को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका था इन फाइनमैन डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, उसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है या फिर उसको जो समझने का जो प्रोसेस है इन डायग्राम की हेल्प से बहुत ज़्यादा आसान हो चुका था। ठीक है, अब अगर मैं इन डायग्राम से पहले की बात करूं कि किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल में इंटरेक्शन या उनके बीच में स्कैटरिंग कैसे होती थी, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्कैटरिंग के ऊपर। ठीक है, तो स्कैटरिंग में बेसिकली क्या होता है, अपने पास जो पार्टिकल होता है, सपोज दैट कि अपने पास ये कोई एक पार्टिकल है, तो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल मोशन में है और इस पार्टिकल की डायरेक्शन में चेंज होना। अब इसकी पार्टिकल की डायरेक्शन में चेंज दो टाइप से हो सकता है। अब जो डायरेक्शन में चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स के अंदर। तो जैसे ही ये पार्टिकल आएगा तो इसकी डायरेक्शन में दो टाइप से चेंज हो सकता है। एक तो ये कोलिजन से ये पार्टिकल आए, इस पार्टिकल से टकराए और टकराने के बाद ही अपने पास से क्या हो जाए, इस टाइप से डिफ्लेक्ट हो जाए। तो थीटा एंगल से यहाँ से इस पार्टिकल की स्कैटरिंग होगी। ठीक है, पहला तो मेथड ये है कि कोलिजन से। दूसरा ये है कि पोटेंशियल के कारण स्कैटरिंग हो। पोटेंशियल के कारण कैसे, जैसे अपने पास ये कोई अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल इधर आ रहा है, इधर मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस की रेंज में आएगा तो ये न्यूक्लियस के पोटेंशियल से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट होकर इस टाइप से चला जाएगा। तो इस टाइप से भी स्कैटरिंग हो सकती है। ठीक है, अब अगली बात यह है कि जब हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्कैटरिंग के बारे में पढ़ते हैं तो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में अपने पास ये जो इनकमिंग पार्टिकल होता है इसको हम एक फ्री पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं। इसको हम एक फ्री पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं। कब तक, जब तक ये इस टारगेट पोटेंशियल की रेंज में नहीं आ जाता तब तक क्या होता है, ये इनकमिंग पार्टिकल एक फ्री पार्टिकल होता है। और इस फ्री पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो हम कैसा लेके चलते हैं, प्लेन वेव फंक्शन लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे ही पार्टिकल आएगा इस टारगेट की रेंज में आएगा तो क्या होगी, यहाँ पे स्कैटरिंग होगी। अब जो इनकमिंग था उसका वेव फंक्शन कैसा है, प्लेन वेव फंक्शन। अब जो आउटगोइंग पार्टिकल होगा या जो स्कैटर्ड वेव होगी वहाँ पे अपने को दो टाइप की वेव देखने को मिलेगी। यहाँ पे तो हमने क्या लिया था, प्लेन वेव लिया था। ठीक है, अब जो आउटगोइंग होगी, आउटगोइंग में अपने पास कैसी देखने को मिलेगी, स्फेरिकल वेव भी देखने को मिलेगी और अपने को यहाँ पे प्लेन वेव भी देखने को मिलेगी। मतलब जो इनकमिंग वेव है ये अपने पास प्लेन वेव होगी और जो आउटगोइंग वेव है वो प्लेन वेव और स्फेरिकल वेव दोनों का मिक्सअप होगी। ये बात है बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स की। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स की। अब बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में एक बात और है, ये बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्कैटरिंग हुई है वो लो एनर्जी के ऊपर हुई है। ठीक है, बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्कैटरिंग हुई है वो लो एनर्जी के ऊपर हुई है और ये हमने बोर्न अप्रोक्सीमेशन में ही पढ़ा था, L=0 के लिए हमने वहाँ पे सोल्व किया था। ठीक है, अब जैसे ही मैं रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स की ओर चलता हूं या रिलेटिविस्टिक्स केस की बात करता हूं, जब इस पार्टिकल की या इस इनकमिंग वेव की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, चल रही है, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि मेरे पास ये मान लिया, मेरे पास क्या है, टारगेट पोटेंशियल है और टारगेट पोटेंशियल हमने यहाँ पे थोड़ा सा वीक मान लिया। ठीक है, अब ये मेरे पास एक वेव आ रही है, प्लेन वेव मान लिया हमने। अब इस प्लेन वेव की यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लाइट की स्पीड से मान लिया या अप्रोच करिए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही इस टारगेट पोटेंशियल को पता लगेगा कि मेरी तरफ कोई पार्टिकल आ रहा है तब तक तो ये पार्टिकल यहाँ से निकल के भी चला जाएगा। मीन्स इस इंसिडेंट पार्टिकल की इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि इस टारगेट को जब तक पता लगेगा कि मेरी तरफ कोई पार्टिकल आ रहा है तो इसकी ज़्यादा स्पीड होने के कारण से ये पार्टिकल यहां से निकल के भी चला जाएगा। मतलब इस जो इंसिडेंट वेव है, जैसी इंसिडेंट वेव है वैसे ही अपने को क्या मिलेगी, आउटगोइंग वेव मिलेगी। ठीक है, आई बात समझ। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इनकमिंग पार्टिकल है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो टारगेट पोटेंशियल को, और दूसरा टारगेट पोटेंशियल क्या है, वीक है। ठीक है, तो एक तो इसकी स्पीड ज्यादा है, दूसरा टारगेट पोटेंशियल वीक है। तो जैसे ही टारगेट पोटेंशियल को पता लगेगा, इससे पहले तो ये वेव यहां से निकल के जा चुकी होगी और इसके अंदर कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी। तो जो इनकमिंग वेव है ये भी हम कैसा लेके चलेंगे, प्लेन वेव लेके चलेंगे। और जो आउटगोइंग वेव है इसको भी हम कैसे लेके चलेंगे, प्लेन वेव लेके चलेंगे। किस केस में, रिलेटिविस्टिक्स के केस में। ठीक है,
अब अगली बात यह है कि जब रिलेटिविस्टिक्स केस के अंदर हम स्कैटरिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम इंटरेक्शन पिक्चर का यूज करते हैं। जो रिलेटिविस्टिक्स केस है उसमें हम किसका यूज करते हैं? इंटरेक्शन पिक्चर का, इंटरेक्शन पिक्चर। ठीक है, अब इंटरेक्शन पिक्चर का अगर मैं दूसरा नाम बताऊं तो ये होता है अपने पास डिराक पिक्चर भी, डिराक पिक्चर। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? रिलेटिविस्टिक्स केस में जो स्केचिंग प्रॉब्लम होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एस मैट्रिक्स के ऊपर। अब एस मैट्रिक्स में क्या होता है, क्योंकि एस मैट्रिक्स के ऊपर बात करना इसलिए थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि जैसे ही हम फाइनमेंट डायग्राम का जो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे सबसे पहला ही वर्ड आएगा एस मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर स्केचिंग मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, और साथ में विक्स थ्योरम भी। वैसे तो अभी तक हमने स्केचिंग मैट्रिक्स और विक्स थ्योरम के ऊपर कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया है, पर अगर आपको लगे कि हमें रिक्वायरमेंट है स्केचिंग मैट्रिक्स और विक्स थ्योरम की तो आप कमेंट कर देना, मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी इसके ऊपर लेक्चर अपलोड कर दूंगा। अब जो एस मैट्रिक्स है वो एस मैट्रिक्स अपने को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है किसके बारे में? जो इंटरेक्शन पिक्चर है उसके बारे में, या जो डिराक पिक्चर है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जो स्केचिंग प्रोसेस है या जो डिराक पिक्चर है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कौन करवाएगी? अपने को ऐसे मैट्रिक्स प्रोवाइड करवाएगी। अगर टाइम t इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट है, अगर टाइम यहाँ पे मैं t इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट लेके चलता हूँ तो इसका मतलब क्या है? जो अपने पास हैमिल्टोनियन है, ठीक है, हैमिल्टोनियन है तो t इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट लेता हूं तो पास्ट में इस हैमिल्टोनियन का किस टाइप का बिहेवियर था, या पास्ट में ये हैमिल्टोनियन किस टाइप का था, इसके बारे में भी कौन बता सकता है? अपने को एस मैट्रिक्स बता सकती है। ठीक है, तो t इक्वल टू जब माइनस इनफाइनाइट लेके चलता हूं तो क्या आएगा? पास्ट इवेंट आएगा, पास्ट इवेंट। ठीक है, और जब t इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट लेके चलूंगा, प्लस इनफाइनाइट लेके चलूंगा तो क्या आ जाएगा? जो फ्यूचर में ये हैमिल्टोनियन किस टाइप का होने वाला है, जो इंटरेक्शन हो रही है सब एटॉमिक पार्टिकल में, तो वो इंटरेक्शन पिक्चर किस टाइप से दिखाई देगी वो कौन बताएगा? t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, और t इक्वल टू अगर मैंने जीरो ले लिया, t इक्वल टू अगर मैंने जीरो लिया तो इसमें क्या होगा? जो करंट टाइम के ऊपर अपने पास हैमिल्टोनियन कैसा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है यहाँ पे जो फाइनमेंट डायग्राम है इन सब का। अब ये सब बताना इसलिए ज़रूरी था कि जिस बंदे का बेसिक क्लियर है उसके तो ये सब समझ आएगा। ठीक है, अगर जिसका बेसिक क्लियर नहीं है तो वो डायरेक्ट आगे चल के जो फाइनमेंट डायग्राम है उसके रूल देख सकता है, और उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से करना है तो वो एज इट इज़ उसको कॉपी भी कर सकता है। ठीक है, अगर जिसका बेसिक क्लियर है, जो कुछ सीखने के लिए आया है, उसको ये बात डेफिनेटली समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ फाइनमेंट डायग्राम के ऊपर कि फाइनमेंट डायग्राम की थ्योरी में अपने को क्या लिखना है। ठीक है, और उसके बाद इसके जो रूल हैं उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो यूजिंग एस मैट्रिक्स, ठीक है, सबसे पहला वर्ड क्या आया? स्कैटरिंग मैट्रिक्स। अब स्कैटरिंग मैट्रिक्स के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। और विक्स थ्योरम, अब विक्स थ्योरम के ऊपर भी हमने लेक्चर नहीं डाला है। विक्स थ्योरम बेसिकली अपने पास दो टाइप की होती है, दो टाइप से हम इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट तो अपने पास जो नॉर्मल ऑर्डर प्रोडक्ट होता है, दूसरा टाइम ऑर्डर प्रोडक्ट होता है। ये सब हम जब इसके ऊपर सेपरेट एक लेक्चर डालेंगे वहाँ पे हम कंप्लीट एक्सप्लेन करके बताएंगे कि स्कैटरिंग मैट्रिक्स क्या होती है और विक्स थ्योरम क्या होती है। यहाँ पे सिर्फ हमने इतना जाना है जितना यहाँ पे जरूरी है। तो यूजिंग स्कैटरिंग मैट्रिक्स एंड विक्स थ्योरम वी कैन सोल्व स्कैटरिंग प्रॉब्लम इन रिलेटिविस्टिक्स। मतलब स्केचिंग जो एस मैट्रिक्स और विक्स थ्योरम है इसकी हेल्प से हमने रिलेटिविस्टिक्स केस के अंदर जो स्केचिंग प्रॉब्लम है उसको क्या किया? सोल्व किया। पर इनकी हेल्प से सोल्व करना बड़ा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रही थी वो काफ़ी लंबी चौड़ी थी। ठीक है, काफ़ी लंबी चौड़ी मैथमेटिकल इक्वेशन सोल्व करने के बाद अपने पास क्या आता है? मैट्रिक्स एलिमेंट निकल के आते हैं, उसके बाद स्केचिंग क्रॉस सेक्शन मिलता है, डिफरेंशियल स्केचिंग क्रॉस सेक्शन मिलता है। ठीक है, मिल जाता, प्रॉब्लम सोल्व हो जाती, पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपने को बहुत ज़्यादा सोल्व करनी पड़ती। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको आगे सोल्व कर पाना और इसकी हेल्प से सोल्व करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, तो फाइनमैन ड्रा सिस्टमैटिक डायग्राम फॉर स्केटरिंग एंड फाइंड मैट्रिक्स एलिमेंट यूजिंग डायग्राम। अब फाइनमैन साहब की एंट्री होती है, तो जैसे ही फाइनमैन साहब की एंट्री होती है तो फाइनमैन साहब क्या करते हैं? फाइनमैन डायग्राम देते हैं। और हालांकि खुद फाइनमैन साहब को नहीं पता था कि ये जो डायग्राम है आगे चल के फिजिक्स में इतने ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं और इतने अच्छे तरीके से जो सबएटॉमिक पार्टिकल की जो इंटरेक्शन है या जो स्केटिंग है उसको एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। पर खास बात यह थी कि जो अपने पास फाइनमैन डायग्राम था, फाइनमैन डायग्राम की हेल्प से हम जो स्केटरिंग एलिमेंट है वो भी बड़ी आसानी से निकाल पाते हैं। उसके बाद जो स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन है, डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन है, वो बड़े आसानी से हम फाइनमैन डायग्राम की हेल्प से उसको निकाल सकते थे। ठीक है, और स्केटरिंग प्रोसेस को समझना काफ़ी ईजी हो चुका था इनकी हेल्प से।
ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट हो गया। उसके बाद यूजिंग मैट्रिक्स एलिमेंट वी कैन फाइंड डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन। जैसे ही हम फाइनमैन डायग्राम की हेल्प से मैट्रिक्स एलिमेंट निकालेंगे, मैट्रिक्स एलिमेंट जैसे ही आएगा उससे हम क्या निकाल लेंगे, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, और डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से क्या निकल जाएगा, फिर अपना क्रॉस सेक्शन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब अपने को इसके बेसिक के अंदर लिखना है। ठीक है सॉरी। उसके बाद हम बात करते हैं जो अपने पास फाइनमैन डायग्राम है, जो फाइनमैन डायग्राम के रूल हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है, अगर अपने पास किसी डायग्राम में अपने पास कोई लाइन है और वो लाइन इस टाइप से रिप्रेजेंट की जाती है, जैसे मैं कोई भी एक डायग्राम और उस डायग्राम में इस टाइप की लाइन अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, एक एरो ये है और दूसरा लाइन कैसे देखने को मिलती है, अगर इस टाइप की अगर अपने को कोई लाइन देखने को मिलती है तो इन लाइन से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब है यहाँ पे कि अपने पास मटेरियल पार्टिकल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैटर पार्टिकल, मैटर पार्टिकल। ठीक है, और इस ये वाली जो लाइन है इसका मतलब क्या है, एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल। मीन्स फाइनमैन डायग्राम में अगर अपने को ऐसी लाइन देखने को मिलती है इस टाइप की, तो वो मैटर पार्टिकल को रिप्रेजेंट करती है या मटेरियल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करती है, और इस टाइप की लाइन देखने को मिलती है तो वो एंटी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करके बताएगी। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। ये तो बात हुई मटेरियल पार्टिकल की और एंटी पार्टिकल की। अब अगर अपने पास कोई ऐसा पार्टिकल है जो मासलेस है, ठीक है, मासलेस पार्टिकल के लिए जैसे फोटोन हब, इसको कैसे रिप्रेजेंट करके बताएं, इससे भी नहीं कर सकते, इससे भी नहीं कर सकते, तो मासलेस पार्टिकल के लिए अपने पास कैसा होगा, इस टाइप से होगा। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, इस टाइप से होगा। ठीक है, और ये हम इसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये किसके लिए है, ये वाली लाइन है मासलेस पार्टिकल के लिए, मासलेस पार्टिकल। उसके बाद जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल के ऊपर बात कर लेते हैं। रूल सेकंड में क्या आएगा अपने पास, वर्टेक्स, वर्टेक्स एक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है, अपने पास जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होता है, एक सेकंड, हाँ अब दिखाई दे रहा है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जहां पे दो या दो से ज्यादा लाइन आके मिलती हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जहां पे दो से ज़्यादा लाइन आके मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, आप इसके लिए हम जैसे एक लाइन ये है, ठीक है, और दूसरा लाइन ये है, इसकी डायरेक्शन मैंने क्या इस टाइप से दिखा दी और इसकी डायरेक्शन मैंने जाते टाइम दिखा दी। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पे दो लाइनें मिल रही हैं, एक लाइन ये आई और दूसरी लाइन यहाँ पे मिल रही है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, वर्टेक्स बोल देंगे। तो ये जो आने वाली लाइन है इसमें डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे पार्टिकल आ रहा है, ये पार्टिकल आ रहा है। ठीक है, और इसमें ये जो लाइन है इसमें डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है, इसमें डायरेक्शन क्या है, आउट गोइंग, बाहर की तरफ है, तो हम क्या बोलेंगे, ये एंटी पार्टिकल यहाँ पे गया। तो वर्टेक्स में क्या है, जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन इसी को वर्टेक्स बोलते हैं। या फिर जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लाइन आके मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। जो आने वाली लाइन है इसमें हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल आया और यहाँ से जो लाइन गई इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी पार्टिकल यहाँ पे गया। उसके बाद थर्ड रूल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, थर्ड पॉइंट क्या है, रूल थर्ड, तो यहाँ पे लिखते हैं रूल थर्ड रूल है अपने पास इनकमिंग फर्मियोन के लिए। अगर मेरे पास क्या है, इनकमिंग फर्मियोन है, इनकमिंग फर्मियोन को कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिखेंगे इस टाइप से, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन इस टाइप से। अगर फाइनमैन डायग्राम में आपको ऐसी कोई लाइन देखने को मिलती है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो फर्मियोन है वो आ रहा है, फर्मियोन आ रहा है, इनकमिंग फर्मियोन आ रहा है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको फिर से क्या बोल दिया जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, उसके बाद ये तो इनकमिंग फर्मियोन का है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आउटगोइंग फर्मियोन की, तो आउटगोइंग फर्मियोन के लिए क्या हो जाएगा, आउटगोइंग फर्मियोन, इसके लिए हो जाएगा, ये लाइन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी अपने पास, ये पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पे और ये एरो अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये आउटगोइंग फर्मियोन का साइन है। ठीक है, इस टाइप से आउटगोइंग फर्मियोन डिनोट किया जाएगा फाइनमैन डायग्राम के अंदर। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनके एलिमेंट्स की, कि इनके एलिमेंट्स को कैसे डिनोट किया जाएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे, UPS से हम इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे। यहाँ पे अपने पास जो U है, U रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव एनर्जी को,
पॉजिटिव एनर्जी पार्टिकल, और ये किसके लिए है? पार्टिकल के लिए है। ठीक है, ये तो किसकी बात थी? इनकमिंग फर्मियोन की और आउटगोइंग फर्मियोन की। ठीक है, अब अगर अपने पास इनकमिंग एंटी फर्मियोन्स हैं, ठीक है, उसके लिए हम कैसे लिखेंगे? इनकमिंग एंटी फर्मियोन के लिए अपने पास आ जाएगी ये इस टाइप से लाइन मिलेगी और इस टाइप से। ठीक है, ये किसके लिए है? इनकमिंग एंटी फर्मियोन्स के लिए है। और एंटी फर्मियोन्स के लिए हम क्या बोल सकते हैं? एंटी पार्टिकल के लिए इनकमिंग से अपोजिट होगा। एंटी पार्टिकल का जो होगा वो इनकमिंग से क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका यहाँ पे एलिमेंट लिखूँ तो कैसे लिखूंगा? इसका एलिमेंट लिखेंगे V, एक सेकेंड, V और ये हमने लिखा PS। ठीक है, और इसके ऊपर बार V। अब यहाँ पे ये जो V है, V किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे V रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी या फिर एंटी पार्टिकल को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बात हुई किसकी? इनकमिंग एंटी फर्मियोन्स की। ठीक है, अब आउट गोइंग एंटी फर्मियोन्स की बात करूं तो मैं, ये आ जाएगा आउट गोइंग एंटी फर्मियोन्स। इसके लिए हम लिखेंगे इस टाइप से, इसके लिए ये आ जाएगा। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? VPS और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास V। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अपने पास जो इनकमिंग फोटोन है, इनकमिंग फोटोन के लिए मैट्रिक्स एलिमेंट हम किस टाइप से लिखेंगे? जो एलिमेंट है वो किस टाइप से लिखेंगे? कमिंग फोटोन, ये आ जाएगा। इसके लिए इनकमिंग फोटोन के लिए मासलेस पार्टिकल है तो इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोल देंगे? पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बोल देंगे। और इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा म्यू, एप्सिलॉन म्यू और के लैम्डा। इस टाइप से हम इनकमिंग फोटोन का जो एलिमेंट है वो ऐसे लिखेंगे। आउटगोइंग फोटोन का है तो क्या आ जाएगा? ठीक इससे अपोजिट इस टाइप से आ जाएगा। इसका एरो इस टाइप से लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा इसका जो एलिमेंट है वो एप्सिलॉन म्यू के लैम्डा, और यहाँ पे के ऊपर क्या आ जाएगा? स्टार आ जाएगा। और स्टार किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करके बताता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई स्केलर पार्टिकल है, स्केलर पार्टिकल के लिए ये किसके लिए था? इनकमिंग के लिए था। ये किसके लिए है अपने पास? आउटगोइंग फोटोन के लिए, आउटगोइंग फोटोन। अब कोई स्केलर पार्टिकल है तो स्केलर पार्टिकल के लिए कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ऐसे, इस टाइप से डॉटेड करके इस टाइप से हम इसके लिए लिख सकते हैं। उसके बाद जो रूल 4 है, रूल 4, इसमें क्या लिखेंगे? वर्टेक्स अभी बताया था, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लाइन मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, वर्टेक्स रिप्रेजेंट बाय द इंटरेक्शन टर्म। जो वर्टेक्स है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इंटरेक्शन टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अपने पास यहाँ पे हमने बोल दिया आइटा ई गामा म्यू, इस टाइप से हम कोई इंटरेक्शन टर्म होगी और उस वर्टेक्स को इस इंटरेक्शन टर्म से रिप्रेजेंट करके बताएंगे। उसके बाद जो रूल 5 है, रूल 5 में क्या है अपने पास? अगर अपने पास एक्सचेंज पार्टिकल फर्मियोन है, अगर एक्सचेंज पार्टिकल कोई भी दो ये पार्टिकल हैं, अगर इन दो पार्टिकल के बीच में जो पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है वो क्या है? फर्मियोन है, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? फर्मियोन प्रोपेगेटर का यूज करेंगे। ठीक है, अगर इन दो पार्टिकल के बीच में जो एक्सचेंज पार्टिकल फोटोन है तो हम किसका यूज करेंगे? फोटोन प्रोपेगेटर का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे जो एक्सचेंज पार्टिकल बोसोन है तो बोसोन प्रोपेगेटर का यूज करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। मैं फिर बता देता हूं, अगर मेरे पास ये दो कोई पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल में जो इंटरेक्शन पार्टिकल है, जो एक्सचेंज पार्टिकल है, एक्सचेंज पार्टिकल अगर फर्मियोन है तो फर्मियोन प्रोपेगेटर यूज किया जाएगा। एक्सचेंज पार्टिकल अगर फोटोन है तो फोटोन प्रोपेगेटर यूज किया जाएगा। और एक्सचेंज पार्टिकल बोसोन है तो बोसोन प्रोपेगेटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो जो 5th रूल है इसमें हम यही लिखेंगे, एक्सचेंज पार्टिकल इज फर्मियोन। एक सेकेंड, इफ एक्सचेंज पार्टिकल इज फर्मियोन, इफ एक्सचेंज पार्टिकल इज फर्मियोन ड्यूरिंग इंटरेक्शन then it represent by fermion propagator। ठीक है, अब ऐसे ही अगर एक्सचेंज पार्टिकल क्या है, फर्मियोन की जगह क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे? अगला जो पॉइंट है उसमें फर्मियोन की जगह क्या कर दूंगा? फोटोन है तो फोटोन प्रोपेगेटर हो जाएगा। यहाँ पे फर्मियोन की जगह क्या आ जाएगा? फोटोन आ जाएगा। अगर बोसोन है तो बोसोन आ जाएगा। ठीक है,
इस टाइप से। और अगर मेरे पास एक पॉइंट और रहता है यहाँ पे, जो इंटरेक्शन जो फर्मियोन प्रोपेगेटर है, फर्मियोन प्रोपेगेटर को किसी डिनोट करते हैं आयटा एस एफ इक्वल टू 1/k, के में स्लैश लगा रखा है, के बार, के कट भी बोलते हैं, माइनस m प्लस आयटा एप्सिलॉन। ये अपने पास क्या होता है, फर्मियोन प्रोपेगेटर होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फर्मियोन प्रोपेगेटर बोलते हैं। अब ये जो प्रोपेगेटर है, प्रोपेगेटर के ऊपर भी हमने लेक्चर अपलोड नहीं कर रखे। अगर आपको प्रोपेगेटर के ऊपर लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं प्रोपेगेटर के ऊपर भी लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब ये तो था एक्सचेंज पार्टिकल, जो इंटरेक्शन में एक्सचेंज पार्टिकल क्या था, फर्मियोन था। तो फर्मियोन के लिए फर्मियोन प्रोपेगेटर, अगर फोटोन है तो फोटोन के लिए क्या आएगा, फोटोन प्रोपेगेटर आएगा। तो फोटोन प्रोपेगेटर क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्मियोन प्रोपेगेटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अगर फोटोन प्रोपेगेटर, फोटोन है तो फोटोन प्रोपेगेटर का यूज करेंगे। और फोटोन प्रोपेगेटर के लिए अपने पास क्या टर्म आएगी, ये आएगी आयटा जी म्यू न्यू इक्वल टू माइनस आयटा जी म्यू न्यू डिवाइड बाय के स्क्वायर प्लस आयटा एप्सिलॉन। ठीक है, ये क्या है अपने पास, फोटोन प्रोपेगेटर है। ठीक है, उसके बाद एक और रहता है बोसोन प्रोपेगेटर। तो बोसोन प्रोपेगेटर, बोसोन, ये याद रखना पड़ेगा आपको वैसे तो, बोसोन प्रोपेगेटर। अगर आपको फाइनमेंट डायग्राम बनाने हैं तो ये प्रोपेगेटर याद रहने चाहिए आपको। तो ये आ जाएगा आयटा जी एफ, ठीक है, और आयटा डिवाइड बाय के स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस आयटा एप्सिलॉन। इसको हम क्या बोल देंगे, बोसोन प्रोपेगेटर बोल देंगे। उसके बाद उसके बाद जो अगला है 6 ही बोल देता हूँ मैं यहाँ पे, रूल 6। रूल 6 में क्या होगा, तो 8th रूल में आ जाएगा, सपोज अपने पास कहीं पे डायग्राम में क्लोज लूप बन रही है, तो वहाँ पे हम जो ट्रेस की जो प्रॉपर्टी होती है, ट्रेस के बारे में हम ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुके हैं पहले। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो जो ट्रेस की प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे, ट्रेस ए बी सी, और इसको क्या करेंगे, चेंज करके लिखेंगे। चेंज करके, वहाँ पे चेंज करके भी लिखना हमने बता रखा किस टाइप से हम उसको चेंज करके लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ट्रेस बी सी ए, इस टाइप से चेंज करके लिख देंगे। तो अगर कहीं डायग्राम में, फाइनमेंट डायग्राम में कहीं पे क्लोज लूप बन रही है तो वहाँ पे हम उसका ट्रेस ले लेंगे। ठीक है, तो अपने को उसका जो मैट्रिक्स एलिमेंट है वो वहाँ पे मिल जाएगा। यही अपना क्या है, रूल 6 है। उसके बाद 7th रूल 7 में क्या है, अगर ड्यूरिंग स्केटिंग, कोई भी स्केटिंग प्रोसेस होती है, उस स्केटिंग प्रोसेस के अंदर अपना जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है। अगर ड्यूरिंग प्रोसेस में अपना मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है तो वहाँ पे हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन इसलिए करेंगे क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। ठीक है, तो इसको भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, इफ मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड इन स्केटिंग, इफ मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड इन स्केटिंग, सो टेक इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो किस टाइप से लिखेंगे हम इसको, जैसे ये बोल दिया 1/π⁴ और इंटीग्रेशन d4k, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स एलिमेंट। इस टाइप से हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब जो रूल 8 में क्या है, इफ एक्सचेंज पार्टिकल इज फर्मियोन, तो अगर एक्सचेंज पार्टिकल फर्मियोन है तो उस मैट्रिक्स एलिमेंट को हम -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब -1 से मल्टीप्लाई क्यों करवाएंगे, क्योंकि फर्मियोन का जो वेव फंक्शन है वो एंटीसिमेट्रिक होता है। ठीक है, अब उस एंटीसिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, उसको -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इफ एक्सचेंज पार्टिकल इज फर्मियोन देन मल्टीप्लाई मैट्रिक्स एलिमेंट बाय -1। ठीक है, अब इसका रीजन भी बता दिया, क्योंकि फर्मियोन क्या है अपने पास, फर्मियोन का जो वेव फंक्शन है वो एंटीसिमेट्रिक होता है, इसलिए अपने को जो मैट्रिक्स एलिमेंट है उसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अपने पास क्या थे, कुछ रूल थे फाइमन साहब के, जो फाइमन डायग्राम थे उसके। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं, एक इंटरेक्शन या एक स्केटिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया, एक सेकेंड चल जा, हाँ, तो हमने एग्जांपल में लिया, अपने पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है, एंटी इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन भी बोल सकते हैं। और इन दोनों की रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद अपने को क्या मिलता है, म्यू प्लस, और साथ में क्या मिलता है, म्यू माइनस मिलता है। अब इसको हम फाइनमेंट डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फाइनमेंट डायग्राम की हेल्प से हम इसको इस टाइप से समझेंगे।
ये इंटरेक्शन पॉइंट, ये यहाँ पे पार्टिकल आ रहा है, पार्टिकल में कौन है अपने पास, इलेक्ट्रॉन है, और ये पार्टिकल आया और ये पार्टिकल गया, ठीक है, पार्टिकल आया और एंटी पार्टिकल गया, एंटी पार्टिकल क्या बोलेंगे, ठीक है। अब आगे क्या बन रहा है अपने पास, म्यू प्लस और म्यू माइनस, और यहाँ पे एक पार्टिकल का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, और पार्टिकल का एक्सचेंज होकर एक पार्टिकल क्या हो गया, उतर गया, और एक जो पार्टिकल है वो इधर आया, ठीक है, इस टाइप से ये एक पार्टिकल आया और ये एंटी पार्टिकल यहाँ से गया, एंटी पार्टिकल को क्या बोल दिया, म्यू माइनस बोल दिया, जो ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, और ये जो आया है इसको क्या, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाँ यहाँ पे ये बोलेंगे ये एंटी पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, ये एंटी पार्टिकल आ रहा है और ये पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे क्या किया, एक फोटोन को रिलीज किया, इस फोटोन को रिलीज किया, और फोटोन रिलीज होने के बाद यहाँ पे ये एक्सचेंज हो गया, यहाँ से ये फोटोन एक्सचेंज होकर कहाँ पे आ गया, इसके पास आ गया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, वर्टेक्स, वर्टेक्स, ठीक है, और इसके लिए जो मैट्रिक्स एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आयटा ई गामा म्यू। ओहो ये तो फ्रेम में ही नहीं है, एक सेकंड में फिर बता देता हूँ, ये पार्टिकल यहाँ से आया, ये एंटी पार्टिकल गया, एक पार्टिकल जो एक फोटोन का यहाँ से क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, एक पार्टिकल का यहाँ से एक्सचेंज हुआ, ये एंटी पार्टिकल आया और पार्टिकल यहाँ से गया, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा UPS लिखा, ये एंटी पार्टिकल है तो एंटी पार्टिकल के लिए क्या लिख दूंगा, नेगेटिव एनर्जी V, और ये आ जाएगा, इसके लिए P1 बोल देता हूँ, इसके लिए क्या बोल देता हूँ, P2 बोल देता हूँ, इसके लिए S1 बोल देता हूँ और इसके लिए क्या बोल देता हूँ, S2 बोल देता हूँ, ठीक है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है, म्यू माइनस, ये अपने पास क्या है, पार्टिकल, पार्टिकल, और इसके लिए क्या लिखूंगा, U माइनस U बार P3 S3, और इसके लिए क्या लिखूंगा, V P4 और S4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो E माइनस और E प्लस मिलके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, मियोन्स बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टिकल का एक्सचेंज हुआ, पार्टिकल का एक्सचेंज हुआ तो यहाँ पे इंटरेक्शन हुई इन दोनों के बीच में। अब अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम की बात करूँ तो मोमेंटम यहाँ पे क्या रहेगा, इस रिएक्शन में कंजर्व्ड रहेगा, मोमेंटम कंजर्व्ड, कंजर्व, इसके लिए मोमेंटम P1 बोल दिया, इसके लिए कितना बोल दिया, P2 बोल दिया, इसके लिए P3 बोल दिया, इसके लिए P4 बोल दिया, तो P1 प्लस P2 इक्वल रहेगा अपने पास P3 और P4 के इक्वल रहेगा। अब यहाँ पे एक काम की बात ये रहती है, अगर मान लिया यहाँ पे ये जो एक्सचेंज पार्टिकल है, ये जो एक्सचेंज पार्टिकल है ये फोटोन है, एक्सचेंज पार्टिकल क्या मान लिया हमने, फोटोन मान लिया, फोटोन है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, फोटोन प्रोपेगेटर का यूज करेंगे। यहाँ पे ये जो पार्टिकल एक्सचेंज हुआ तो हम किसका यूज करेंगे, फोटोन प्रोपेगेटर का, और फोटोन प्रोपेगेटर अभी हमने बताया था पीछे, ठीक है, उसका यहाँ पे यूज किया जाएगा। अगर बोसोन होता तो बोसोन प्रोपेगेटर का यूज करते और फर्मियन होता तो फर्मियन प्रोपेगेटर का यूज करते। अब इसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स एलिमेंट कैसे निकालेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब मैट्रिक्स एलिमेंट कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले क्या है अपने पास, सबसे पहले यहाँ पे है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है अपने पास, ये वाली टर्म लेके चलेंगे, ये वाली टर्म, ये अपने पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है जिसको वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया, आयटा ई गामा म्यू, तो सबसे पहले ये राइट वाली ये टर्म लेके चलेंगे, यहाँ पे लिखा हमने U बार P3 S3, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर पहुंचे, इस पॉइंट के ऊपर क्या है अपने पास, ये वाला आयटा ई गामा म्यू, उसके बाद ये, ठीक है, राइट वाला लिख लेते हैं पहले, तो ये आ जाएगा V P4 और S4, राइट वाला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से क्या हो रहा है, एक पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा है, पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है, वो पार्टिकल क्या लिया है हमने, फोटोन लिया है, तो अब फोटोन प्रोपेगेटर का यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोटोन प्रोपेगेटर माइनस आयटा G म्यू न्यू डिवाइड बाय K स्क्वायर प्लस आयटा एप्सिलॉन, ये हमने फोटोन प्रोपेगेटर का यूज किया। उसके बाद ये जो राइट वाली टर्म है वो राइट वाली टर्म हम यहाँ पे लिख देंगे। राइट वाली टर्म में क्या क्या ऊपर अपने पास, UP P1 S1, ठीक है, और नीचे क्या है अपने पास, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन में क्या है, आयटा ई म्यू न्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ आयटा, और ये क्या है ई गामा म्यू, ठीक है, और साथ में क्या जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी म्यू बार P2 S2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो हमने यहाँ पे निकाला है वो किसकी हेल्प से निकाला है, इस डायग्राम की हेल्प से निकाला है, ठीक है। सबसे पहले ये टर्म लिखी राइट वाली, उसके बाद ये पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन वाला लिखा, उसके बाद ये लिखा, ठीक है, फिर दोनों को किसकी हेल्प से जोड़ा, एक फोटोन प्रोपेगेटर की हेल्प से जोड़ दिया, फिर ये वाली टर्म लिखी और फिर ये वाली टर्म हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट अपने पास आया है, ये वाली जो टर्म, एक सेकेंड स्पेस थोड़ा सा कम है, हाँ, ये वाली जो टर्म हमने यहाँ पे लिखी है ये क्या है अपने पास, मैट्रिक्स एलिमेंट है। और मैट्रिक्स एलिमेंट फाइनमैन डायग्राम की हेल्प से लिखना इतना इजी हो चुका था यहाँ पे, नहीं तो हम बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके फिर जाके कहीं पे अपने पास ये मैट्रिक्स एलिमेंट आता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनमैन डायग्राम कितने ज़्यादा यूजफुल थे स्केचिंग प्रोसेस को समझने के लिए। अब ये जो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स एलिमेंट निकाला है, मैट्रिक्स एलिमेंट, ठीक है।
अब इस मैट्रिक्स एलिमेंट का अगर मैं मोड स्क्वायर कर दूं और मोड स्क्वायर करके इंटीग्रेशन ले लूं तो अपने पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट है इसका मैं मोड स्क्वायर करूं, फिर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, ये मैंने इसका क्या किया, मोड स्क्वायर किया, फिर मैंने किया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसको सोल्व करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन से फिर हम क्या निकाल लेंगे, स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास फाइमन डायग्राम, और उसकी एप्लीकेशन के बारे में भी शायद आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम किसी भी मैट्रिक्स एलिमेंट को यहाँ से निकाल सकते हैं इस डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।